एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। पुलवामा के निहामा इलाके में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी भी की है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त खबर है, जहां पर मुठभेड़ की जानकारी इस वक्त मिल रही है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी। निहामा इलाके में मुठभेड़ की खबर इस वक्त मिल रही है। पुलवामा में मुठभेड़ की खबर है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। पुलवामा में मुठभेड़ और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ की सूचना इस वक्त मिल रही है। सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ में मुठभेड़ की जानकारी इस वक्त निहामा इलाके में ये मुठभेड़ की सूचना अभी मिल रही है। देखिए, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी भी इसको लेकर कर ली है। पुलवामा में मुठभेड़, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ की खबर मिल रही है और उसके बाद की तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। चेकिंग भी चल रही है। निहामा इलाके में ये मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी भी की है और देखिए लगातार आप देख रहे हैं वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। इस पर देखिए 11 अप्रैल की बात करें तो 11 अप्रैल को भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। और इस बार की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर से खबर मिल रही है मुठभेड़ की। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। निहामा इलाके में ये मुठभेड़ लगातार जारी है, तो अभी तक सूचना मिल रही है। लगभग 1 महीना पहले भी मुठभेड़ हुई थी और अब एक बार फिर से खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ की। देखिए, पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। निहामा इलाके में सोर्सेस के मुताबिक अभी भी ये मुठभेड़ हो रही है। दरअसल सुरक्षा बलों को ये खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ आतंकियों के छिपे होने की संभावना है और इसके बाद सुरक्षा बल वहां पर पहुंचा। मुठभेड़ अभी भी जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की वहां पर आशंका है। तस्वीर आप देख पाएंगे, सुरक्षा बल तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता वहां पर की गई है। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। निहामा इलाका जहां पर पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली गई है, सीलबंद करके पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। वहां से गुजरने वाले वाहनों की भी बाकायदा चेकिंग की जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी वहां पर है और ऐसे में निहामा इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिल रही कि पहाड़ी का फायदा उठाकर, इस इलाके का फायदा उठाकर कुछ आतंकी शायद अभी छिपे हो सकते हैं। तो तलाशी अभियान अभी लगातार चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हो रही है। देखिए, इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें सामने आती है और सबसे बड़ी बात कि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में घने जंगल में इस तरह के ऑपरेशंस में थोड़ी बहुत मुश्किलें सुरक्षा एजेंसियों को आती है, क्योंकि जंगल घने हैं और आतंकी छिपे होते हैं। कई बार ड्रोन की मदद ली जाती है, सीसीटीवी कैमराज है उनकी मदद ली जाती है और इस बार भी देखिए घेराबंदी इलाके की है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर चीनी अखबार में लेख। प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने लिखा है कि मोदी पीएम बने तो टकराव की आशंका कम। ग्लोबल टाइम्स में ये लिखा हुआ है, मोदी के तीसरे टर्म में बेहतर संबंध संभव हैं। तो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये बड़ा लेख प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर लिखा गया है, क्योंकि आपने देखा भी है प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से इस बात को कहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान संभव है। ये हर बड़े मंच से प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए नजर आते हैं। और अब ग्लोबल टाइम्स में प्रधानमंत्री मोदी पर ये पूरा आर्टिकल है, बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि तीसरे टर्म में बेहतर संबंध संभव है अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एग्जिट पोल में तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनने की संभावनाओं पर पहली बार बयान दिया। ग्लोबल टाइम्स को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के रणनीतिकारों जो बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाते, अक्सर अपने सरकारी मीडिया के जरिए वो कहते हैं। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स के विचारों को भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा हुआ है कि एग्जिट पोल से पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं। ऐसे में चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि मोदी की समग्र घरेलू विदेश नीतियां निरंतरता जारी रहेंगी, क्योंकि भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को जारी रखने की उम्मीद है। ग्लोबल टाइम्स भारत चीन दोस्ती की संभावना जताई है। विश्लेषकों ने द्विपक्षीय संबंधों को स्वस्थ और स्थिर विकास की राह पर वापस लाने, मतभेदों को दूर करने,
खुले संचार को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा चीन के साथ सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया है और 19 अप्रैल को शुरू हुए आम चुनाव चूंकि शनिवार को समाप्त हो गए हैं और भारतीय मीडिया ने रविवार को ही बताया कि भारतीय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की 12 एग्जिट पोल में बड़ी जीत की भविष्यवाणी जताएगी, जिसको लेकर के ग्लोबल टाइम्स में ये लेख लिखा गया है। और आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कहा गया तीसरी टर्म में बेहतर संबंध संभव है, ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है। और साथ ही चीनी अखबार जिसमें ये लेख लिखा गया है, इससे पहले भी हमने आपको बताया कि ग्लोबल टाइम्स को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी के रणनीतिकार जो सार्वजनिक रूप से बात कभी कह नहीं पाते वो इस अपने अखबार के जरिए कहते हैं और उसी में ये लेख जो कि कई मायनों में पूजा खास माना जा रहा है। देखिए जाहिर तौर पर कई मायनों में बहुत ही खास माना जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स में पीएम मोदी पर ये आर्टिकल है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ अब चीन को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और सिर्फ टक्कर लेने से बात नहीं बनने वाली है, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी बेहतर तरीके से काम कर पाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से मजबूती के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, भारत के साथ दोस्ती रखी जाए, रिश्तों को बेहतर बनाया जाए, तो ये बेहतर होगा। तीसरे टर्म में बेहतर जो संबंध है वो संभव है, इसीलिए ये बात कही जा रही है। मतलब 2 टर्म के अंदर चीन के साथ में रिश्तों पर काम जो चीन को करना चाहिए था उस पर उतना काम नहीं किया, लेकिन अब जब उसे ये दिख चुका है कि अगला टेन्योर भी पीएम मोदी का होगा, क्योंकि एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। मोदी सरकार का अनुमान है एग्जिट पोल्स का। इन एग्जिट पोल्स पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए जो इस वक्त असर नज़र आ रहा है, आप देखेंगे कि कई जो देश हैं वो कैसे भारत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और चीन जो कि हमारा कॉम्पिटिटर है, जो कि राइवल भी है, वो चीन अब जो आंखें तरेरता था भारत को, आज वो दोस्ती की बात कर रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है जिसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल पर अब बात कही जा रही है बेहतर संबंधों की, कि बेहतर संबंध संभव हैं। और ग्लोबल टाइम्स में ये आर्टिकल है पीएम मोदी को लेकर, पीएम मोदी पर चीनी मीडिया में ये लेख जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। और तमाम खबरों का देखिए जब हम आगे जिक्र कर रहे हैं तो बात होगी लोकसभा चुनाव के नतीजों की, जिसके लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। इंतजार खत्म हो रहा है और चुनाव के नतीजे कल आएंगे। 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब गिनती शुरू होगी। ऐलान से नतीजों तक 80 दिन चली प्रोसेस। 751 पार्टियों के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव संपन्न करवाया। पूरे देश में चुनाव संपन्न हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपने वोट कास्ट जो उन्होंने किया उसके ज़रिए मताधिकार का इस्तेमाल किया। और अब बारी है वोटों की गिनती की। किस तरीके से वोटों की गिनती के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं उसको लेकर भी बाकायदा देखिए चुनाव आयोग की तरफ से पहले तैयारियां की गई। और मुझे लगता है कि महिमा के पास कुछ खास जानकारी है। महिमा? बिल्कुल, मेरे पास हिंदुस्तान अखबार है, नवा पेज, जिसमें हेल्पलाइन ऐप पर भी परिणाम मिलेंगे। आयोग की तरफ से बात साफ कही गई है, क्योंकि आप तैयारियों की बात कर रही थी कि तैयारियां पूरी कर ली गई है नतीजों को लेकर के। ईवीएम के खुलने से लेकर बंद होने तक मतगणना की प्रक्रिया क्या रहने वाली है वो इस अखबार में बताया गया है। और देश के 543 सीटों पर हुए मतदान के परिणाम मंगलवार को आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के खुलने से लेकर बंद होने तक मतगणना की पूरी प्रक्रिया को जानना जरूरी है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम को 1.5 महीने तक सहेज कर रखा जाता है और मतगणना के दिन कुल 6 चरणों में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इसी के बारे में बताया गया है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, मतलब टोटल जितने भी चरण है, जैसे भी रिजल्ट निकाले जाएंगे तो उसके बारे में इसमें बताया गया। और चुनाव आयोग ने कहा है कि आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आयोग के अनुसार मंगलवार को आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा के साथ साथ विधानसभा के उपचुनावों के लिए भी वोटों की गिनती होने वाली है। लोकसभा चुनाव परिणामों के साथ आंध्र प्रदेश ओडिशा विधानसभा चुनावों के भी नतीजे आएंगे। ये भी यहाँ पर फिलहाल है हेडर और सब हेडर भी दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले, और इससे पहले हमने देखा एग्जिट पोल के बाद कैसे सभी पार्टी अपने अपने लिहाज से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आई थी। अब देखना होगा कि कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जीत किसकी होती है
कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स मिलती है ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन वार पलटवार काफी तेज हो रहा था। आगे बढ़ते एसआईटी ने प्रज्वल के आईफोन की एप्पल से डिटेल मांगी है। पुलिस बोली कि अश्लील वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हुए। सांसद 6 जून तक कस्टडी में है। रेवन्ना को 30 मई की रात बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। वो तस्वीरें भी बार24 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी और अभी भी आपको दिखा रहे हैं जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब अपडेट आपको बता रहे हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रज्वल के आईफोन की जो डिटेल है वो एप्पल से मांगी है और पुलिस का ये कहना है कि अश्लील वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हुए थे। 6 जून तक सांसद कस्टडी में है। तो रेवन्ना की 30 मई को गिरफ्तारी हुई थी, जिसकी तस्वीर आप भी इस वक्त भी देख रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। अब एसआईटी ने प्रज्वल के आईफोन की डिटेल एप्पल कंपनी से मांगी है और इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। देखिए एक और अपडेट देते चले इसी खबर पर। प्रज्वल की मां भवानी की तलाश के लिए एसआईटी ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है और आपको ये भी बताते चले कि विशेष जांच दल ने मैसूर, हासन, बेंगलुरु, मांड्या और रामनगर समेत विभिन्न स्थलों पर जाकर तलाशी ली है। भवानी का पता लगाने के लिए उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी छापेमारी की गई है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला, कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। इससे पहले एसआईटी ने भवानी को नोटिस जारी कर 1 जून को अपने घर में मौजूद रहने को कहा था, क्योंकि उसने उनके बेटे के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में पूछताछ करनी थी। जब एक टीम हासन जिले के होलिन सिरपुर पहुंची तब उनके आवास पर गई तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, वहां पर वो मौजूद नहीं थी। प्रज्वल की मां की बात हो रही है यहाँ पर, जिसके लिए एसआईटी की टीम छापेमारी कर रही है और लगातार प्रज्वल की मां की तलाश की जा रही है। बढ़ते खबरों में आके बात मौसम के बदले हुए मिजाज की। मणिपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घर के एक मंजिल तक पानी पहुंच गया है और लोगों की देखिए मुसीबतें किस तरह से बढ़ गई है। 24 घंटे रेस्क्यू में जुटी है असम राइफल्स और एनडीआरएफ। 1500 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। तो केरल में मानसून की एंट्री हो गई है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में लगातार गर्मी से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है, लेकिन पूर्वोत्तर की कुछ तस्वीर देखिए जहां मणिपुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। घर के अंदर तक पानी पहुंच गया और सिर्फ घर के अंदर तक नहीं, जो पहला मंजिल है वहां तक पानी पहुंच गया। और इन तस्वीरों को आप देखिए, पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कई जगहों पर घुटने भर पानी है। एनडीआरएफ की टीम तैनात है और लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है। 1500 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया। नाव के सहारे देखिए रेस्क्यू में जुटी है असम राइफल्स और एनडीआरएफ। 1500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया, क्योंकि जगह जगह जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक देखिए किस तरह से पानी का कब्जा है और हर तरफ पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। 1500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। तो मणिपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और देखिए ये तो बात हुई मणिपुर की, जहां पर भारी बारिश से किस तरह तबाही मची है। वहां पर आप देखिए किस तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं वो वहां पर पानी पहुंचाते हुए नजर आ रही हैं लोगों तक, क्योंकि पीने का पानी तक नहीं है। बात होगी मालदीव की, जहां इजरायली नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। गाजा के समर्थन के लिए मार्च भी निकालेगा। कहा हमारा लक्ष्य है फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाना है। तो देखिए मालदीव नहीं जा सकेंगे इजराइल के लोग। राफा हमले से भड़की मुइज़्ज़ू सरकार ने बैन लगा दिया है। मालदीव सरकार ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए फंड जुटाने और उसके समर्थन के लिए मुस्लिम देशों के साथ चर्चा करने का फैसला किया। कहा जा रहा है कि यूएनआरडब्ल्यूए के जरिए फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए फंड भी इकट्ठा किया जाएगा। तो मालदीव में इजरायली नागरिकों के आने पर रोक है और मुझे लगता है पलक के पास कुछ खास जानकारी है। बिल्कुल आंकड़ा इसमें दिया गया है। आपको बता दें कि मालदीव में हर साल इजराइल के करीब 15,000 पर्यटक आते हैं। तो साफ तौर पर इससे असर देखने को मिलेगा। इजराइल हमास के बीच में जो संघर्ष लगातार जारी है, तो बड़ा फैसला मुइज़्ज़ू सरकार ने लिया है। गृह मंत्री अली हुसैन ने रविवार को इस निर्णय की घोषणा की है। कहा कि कैबिनेट जल्द ही इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन करने की भी तैयारी है। और बड़ा आंकड़ा यह है 15,000 जो कि पर्यटक आते हैं मालदीव हर साल इजराइल के। अब इजराइल के नागरिक मालदीव नहीं जाएंगे, आसान शब्दों में समझा जाए तो। मुझे लगता है महिमा के पास भी कुछ खास जानकारी इसी को लेकर। जी बिल्कुल, यही जानकारी थी जो वैसे पलक ने बताई दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अली हुसैन ने इस फैसले की घोषणा की और मंत्रिमंडल ने इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन जल्द से जल्द करने का भी फैसला किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एमपी, दिल्ली समेत 11 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट है। यूपी के फतेहपुर में तापमान सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। राजस्थान में आंधी और बारिश की संभावना है। तो देखिए आसमान से इस वक्त आग बरस रही है। आप जान रहे हैं कि कितना ज़्यादा इस वक्त लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि
इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसमें दिल्ली जैसे अगर इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पर ही देखिए दिल्ली जो कि देश की राजधानी 52 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट को इस पर सोचना पड़ रहा है, संज्ञान लेना पड़ रहा है। पूरे देश भर में अलग अलग देखिए अगर खासतौर पर उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं जाहिर तौर पर ये चिंता का सबब भी है, परेशानी का सबब भी है, क्योंकि देखिए यूपी के फतेहपुर में 46.2 डिग्री तापमान है और अभी तक देखिए पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा तापमान कम हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से हीट वेव की मार पड़ेगी, क्योंकि अभी आप देख भी रहे लोगों की जान जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ है और ये सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं और अब आसमान से जो आग बरस रही है इसमें कोई कमी नहीं होने वाली है और देश के कई राज्यों में तेज़ गर्मी और हीट वेव का असर फिर से नजर आने वाला है। 11 राज्यों की अगर बात करते हैं तो उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्य इसमें शामिल हैं जहां पर हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में हीट स्ट्रोक से अब तक एक ही दिन में 19 लोगों की मौत, सबसे बड़ा आंकड़ा 19 लोगों की मौत। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए शवों को ले जाया गया है, इनमें से पोस्टमार्टम लगातार हो रहा है और सब में यही बात सामने आई कि ये जो मौत हो रही है वो हीट स्ट्रोक की वजह से हो रही है। आगे बढ़ेंगे, गाजा में युद्ध विराम पर नेतन्याहू सरकार के सुर बदल गए हैं। कहा कि बाइडेन की योजना अच्छी नहीं लेकिन आगे बढ़ेगा इस्राइल। बाइडेन ने इजराइल और हमास से की है अपील, शांति कायम करने की अपील उनके द्वारा की गई है और यह भी कहा गया है कि हमेशा हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे। दरअसल शांति कायम करने की अपील लगातार की जा रही गाजा में युद्ध विराम पर। अब नेतन्याहू के जो सुर है वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि बाइडेन की योजना अच्छी नहीं है लेकिन आगे इजराइल लगातार बढ़ते रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे श्रीलंका की। भारी बारिश से वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, 19,000 लोग बेघर हो गए हैं। आज सभी स्कूल वहां पर बंद रहेंगे। तो एक तरफ आप देख रहे हैं भारत में कुछ राज्य ऐसे जहां पर बूंद बूंद को लोग मोहताज है, वहां पर सूखा पड़ रहा है, लेकिन श्रीलंका से एक खबर मिल रही है कि भारी बारिश से वहां पर हालत बेकाबू हो गए हैं। अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, बेघर हो गए, 19,000 के करीब लोग। और आज वहां पर स्कूल भी बंद रहने वाले हैं। देखिए बिल्कुल श्रीलंका में भारी बारिश का दौर जारी है और इसी के कारण से लगभग 15 लोगों की जान जा चुकी है। बारिश के कारण 5,000 से ज़्यादा परिवार और 19,000 से ज़्यादा लोग अभी तक बेघर हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह के हालात वहाँ पे बने हुए हैं। रंजना, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विदेश में भी भारतीय लोकतंत्र की धूम की। विश्व के सबसे बड़े और सफल लोकतांत्रिक चुनाव पर जर्मनी ने बधाई दी है, नाइजीरिया ने बताया ऐतिहासिक। और देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोकतंत्र की धूम किस तरीके से है। आप जान रहे हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है ना सिर्फ मजबूत है बल्कि एक बड़ा लोकतंत्र भी है। और ऐसे में जब भारत में सफलतापूर्वक ये चुनाव हो चुका है, मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और बारी अब चुनाव के बाद अब गिनती की है, अब जीत किसकी होगी इसको लेकर है, तो अलग अलग देशों की ओर से भी शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सलमान खान पर हमले की साजिश का ये पूरा मामला। पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। सलमान खान पर हमले की साजिश रचने वाला 5वां आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। 5वें आरोपी दीपक गोगलिया उर्फ जोनी वाल्मीकि को राजस्थान के भिवानी से गिरफ्तार किया गया है। आपको याद होगा इसके पहले भी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया था। इसके बाद से लगातार पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही थी और पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। सलमान खान पर हमले की साजिश का ये पूरा मामला, जिसमें पुलिस ने 5वें आरोपी को कर लिया राजस्थान के भिवानी से गिरफ्तार। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, श्रीगंगानगर में सेंट्रल जेल में कैदी के साथ मारपीट, विचाराधीन कैदी को मारपीट के दौरान चोट आई। 3 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। श्रीगंगानगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और बड़ी खबर मिल रही है जहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर जेल में कैदी के साथ पूजा मारपीट हुई। देखिए विचाराधीन कैदी को कई चोट आई है और अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी चल रही है। 3 जो कैदी जिन्होंने हमला बोला था उनके खिलाफ में मामला दर्ज भी हुआ है। मामले की जांच श्रीगंगानगर पुलिस कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। देखिए जेल में ही कैदी के साथ में मारपीट हुई है और इसी मामले को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। 3 कैदी जिन्होंने यह हमला बोला था उनके खिलाफ में मामला भी दर्ज हो चुका है। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस।